प्रो का मतलब जानते ही हो ना, प्रोफेशनल। जैसे कि ये शेर अपने शिकार को प्रोफेशनली ट्रीट करता है। ना आप रहोगे, ना हम, ना सर, ना आईआईटी, सब नष्ट हो जाएगा और आप कह रहे हो ज्वार भाटा। जुपिटर कहाँ से निकलता हो? सर यही क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। विद्या माता की कसम चढ़ा दी जिन्होंने सुनी मेरी आवाज़ ना, तो वो बच्चा जो अभी देख रहा है ना, हाँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ। लॉजिकल बात हो रही है ना भाई, लॉजिक लगाओ। जय लॉ। कभी भी पेपर पूरा आसान नहीं आ सकता। इसी तरीके से सर पूरा का पूरा पेपर कभी भी मुश्किल डिफिकल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि अगर पूरा का पूरा मुश्किल पेपर आ गया, थ्योरेटिकल सिचुएशन, सभी बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे कितने, 0। हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस है जेईई मेंस के अंदर। हेलो बच्चों, सो आ चुका है जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट 2024 का। अब हम उस अटेम्प्ट को देना चाहते हैं लाइक अ प्रो, नॉट लाइक एन एमेचर। तो हम एक शेर की तरह शिकार करना चाहते हैं जेईई मेंस का। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या 2 बातें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, जो कि आपको एक प्रो की तरह पेपर देने में हेल्प करने वाली है। प्रो का मतलब जानते ही हो ना, प्रोफेशनल। जैसे कि ये शेर अपने शिकार को प्रोफेशनली ट्रीट करता है, बिल्कुल प्रोफेशनल है ये शेर। तो बच्चों 2 बातें जो है वो कौन कौन सी? तो पहली बात जो है वो है बेसिक्स, फंडामेंटल्स। अब ये बेसिक्स क्या होती हैं, फंडामेंटल्स क्या होती हैं, बहुत बार सुना होगा, तो इसको अच्छी तरीके से आप समझते हैं। तो हमारे साथ हैं प्रवीण सर। हेलो प्रवीण सर। हेलो सर। हेलो बच्चों। सर ये बेसिक बहुत सुनने में आता है, होता क्या है? बेसिक का मतलब ऐसे टॉपिक्स जो कि सब्जेक्ट के फंडामेंटल पर बेस्ड होते हैं, और उनको समझने के लिए आपको सब्जेक्ट को समझना जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो उन टॉपिक्स को अपन बेसिक टॉपिक्स कहते हैं। तो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सब्जेक्ट की समझ है तो बेसिक्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी जाकर के आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर उसमें कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो भी आप इजीली कर पाएंगे। जैसे सर एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा, जैसे मून जो है अर्थ के चक्कर लगा रहा है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि मून को रोक दिया तो क्या होगा, तो सर मैक्सिमम बच्चे जो है इसका आंसर जो है दे ही नहीं पाते। मैक्सिमम बोलते हैं कि हमें मून वहीं का वहीं दिखता रहेगा, ठीक है। कई बार आंसर देते हैं कि सर वो ज्वार भाटा नहीं होगा, टाइड्स। लेकिन मेन जो चीज़ है वो उनको पता ही नहीं चलती, क्योंकि उनका ब्रेन जो है ना सर रट्टू तोता की तरह वर्क करने लग जाता है। वो देखने लग जाता है कि मुझे ये क्लास में कराया कि नहीं कराया, अरे ये क्वेश्चन तो ऐसे तो सर ने पूछा, वो ढूंढने लगते हैं नोट्स के अंदर ढूंढने लग जाते हैं। तो ऐसा अगर आपका ब्रेन वर्क कर रहा है तो हम चाहते हैं कि ऐसे आपका ब्रेन वर्क ना करे, बल्कि बेसिक्स लगानी है, फंडामेंटल्स लगाने हैं, लॉजिक फाइंड करना है कि अच्छा अगर मून को रोक दिया जाए तो क्या होगा। दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण शक्ति, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे, ना आप रहोगे, ना हम, ना सर, ना आईआईटी, सब नष्ट हो जाएगा और आप कह रहे हो ज्वार भाटा। और ये तो खुशी की बात है सर, आईआईटी खत्म हो जाए लेकिन कोई रहेगा ही नहीं सर। इसी तरीके से बच्चों एक सवाल और भी है, जैसे सोचना है कि जैसे सन कहाँ से निकलता है, सबको पता है सर सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से। सर जुपिटर कहाँ से निकलता होगा? सर यही क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बच्चों कमेंट करके पॉज करो पहले वीडियो को, और कमेंट करके सबसे पहले तो ये आंसर लिखो। विद्या माता की कसम चढ़ा दी जिन्होंने सुनी मेरी आवाज़, पहले वीडियो को पॉज करना है और कमेंट करके आंसर लिखना है कि जुपिटर कहाँ से निकल रहा है। अगर आपको मान लीजिए नहीं पता तो आप मेंशन कर सकते हैं आई डोंट नो। ओके, तो ये वो टॉपिक है जो कि बेसिक फंडामेंटल पर बेस्ड है, ठीक है। अगर आप बेसिक्स का आपका अच्छा है तो इन क्वेश्चन को करने के लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बस ब्रेन चाहिए जो भगवान ने हमको दिया हुआ है। तो बच्चों होता क्या है कि जब कोई पूछ लेता है ना सर ऐसे कि जुपिटर कहाँ से निकला, मैंने कब पढ़ा था, ये तो बताया नहीं यार, तो हमारे मैडम ने नहीं बताया, हम लोग स्कूल में नहीं बताया। लेकिन बच्चे क्या करते हैं सर, बेसिक्स जो है उसको भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रट्टा लगा लिया कि सर निकलता है ईस्ट से। तो बच्चों आपको सोचना है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों सन ईस्ट से निकलता है। तो सर क्या रीजन है सन ईस्ट से निकलने का? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से घूम रही है, जैसे युग सर अभी आपको घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, अगर वहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपको लगेगा कि वो इस तरफ से आपकी तरफ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से आपकी तरफ आ रहा है। सेम यहाँ पर अर्थ के साथ और सन के साथ भी यही होता है कि आपको वो ईस्ट से घूमता हुआ, ईस्ट से राइज होता हुआ नजर आता है, क्योंकि आपके अर्थ का रोटेशन इस तरीके से हो रहा है। अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट घूम रहा है, तो आपको वो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन से आता हुआ नजर आएगा, इसलिए आपका सन आपको ईस्ट से आता हुआ नजर आता है। कुछ लॉजिकल बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर सन तो मूव कर रहा है, मैं 24 आवर्स की बात कर रहा हूँ। 24 आवर्स के अंदर तो हम मान सकते हैं बच्चों क्या कि जो सन है वो ऑलमोस्ट वहां पर रेस्ट पर है। तो अगर सन रेस्ट पर है तो अर्थ अगर घूमेगी वेस्ट से ईस्ट जाएगी तो अपने आप जो है सन जो है हमें ईस्ट से वेस्ट निकलते हुए दिखेगा। अब जुपिटर की बात की जाए, बिल्कुल, तो जुपिटर भी 24 आवर्स के लिए ऑलमोस्ट रेस्ट पे होगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट रेस्ट पर। तो सेम कंसेप्ट जुपिटर के लिए भी लगाया जा सकता है। तो जुपिटर कहाँ से निकलता है? ऑब्वियस सी बात, ईस्ट।
और अब आप कमेंट जरूर चेक करेंगे, कर लीजिए कमेंट चेक और देखिए जरा कि क्या आप इसका आंसर सोच पाए थे या नहीं सोच पाए? मैक्सिमम बच्चे क्या सोच रहे हैं, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि फंडामेंटल लेवल पर, बेसिक लेवल पे बच्चे नहीं सोचते, रीजंस नहीं फाइंड करते, लॉजिक नहीं ढूंढते हैं, रट्टू तोता बन जाते हैं, लेकिन मानते नहीं है। वो कहते हैं कि हमें तो आता है जी। अच्छा, कितने लोगों ने इसका आंसर करने से पहले गूगल पे एक बार सर्च जरूर किया होगा? नहीं, ऐसे नहीं होंगे कोई कसर चढ़ गई। ठीक है, तो बच्चों बेसिक्स को अपना क्लियर करना है। जैसे 4 पाई आर स्क्वायर सर एरिया होता है स्फीयर का। अब मैं पूछ लेता हूँ बच्चों से कि भाई कैसे आया, तो जनरली क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि यार ये चीज़ तो जब हमने मैडम से पूछी थी छोटी क्लासेस में, तो मैडम ने कहा था कि बड़ी क्लास में आएगा, और जब बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो कहते हैं यार ये तो तुम्हें छोटी क्लास में पता होना चाहिए, और ऐसे फिर टाइम निकलता रहा। तो ये भी भाई पता होना चाहिए कि कहाँ से चीज़ें आ रही है। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो बेसिक्स आपके स्ट्रांग होंगे। तो बच्चों पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल है, अपने फंडामेंटल्स जो है सभी टॉपिक्स के अच्छे करने हैं। क्योंकि जेई मेंस की हम बात कर रहे हैं, जेई मेंस का जो पिछला जो जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके सारे पेपर की मैंने एनालिसिस करी है। मैंने देखा है कि हर शिफ्ट के अंदर सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना कि रोटेशन है तो भैया 2-2 महीने तक रोटेशन बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन रोटेशन पे क्वेश्चन एक आ रहा है। आपने सभी के सभी टॉपिक्स करने हैं, सेमीकंडक्टर को भी टाइम देना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी टाइम देना है, कोई भी सर टॉपिक छोड़ना। इवन ऐसा भी हुआ सर कि 2020 से 21 की बात है, ग्रेविटेशन से एक ही पेपर के अंदर 2 से ज्यादा क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। देखो ग्रेविटेशन कितना छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एक ही पेपर के अंदर 2 से ज्यादा क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस है जेईई मेंस के अंदर। तो कंक्लूजन मिल गया, कॉपी पे लिख लीजिए बच्चों, बेसिक्स अपने जो हैं अच्छे करने हैं, और सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो करने हैं, छोड़ना किसी को नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है सर। तो सर मैं बात करना चाहूँगा ऑल इंडिया रैंक 1 की। बिल्कुल। और 2021 में काव्या चोपड़ा ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आई थी। शी वॉज माई स्टूडेंट काव्या चोपड़ा, नाउ शी इज़ इन IIT दिल्ली। तो उसका टारगेट हमेशा यही था कि 300 में से 300 मार्क्स लेने। कॉम्पिटिशन किसी के साथ नहीं है, 300 में से 300 मार्क्स लेने। लेकिन अब क्या होता है कि 300 में से 300 का टारगेट हम मान लीजिए कर रहे हैं, लेकिन पहले 200 तो लेके आओ, है ना। बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुश। तो पहले आपको स्ट्रेटजी इस तरह से बनानी पड़ेगी कि जो क्वेश्चंस हमसे हो पाएंगे पहले उस पर फोकस करना है। अगर मान लीजिए कोई 2 टास्क है, एक मुश्किल टास्क है, एक आसान टास्क है। अगर आप मुश्किल टास्क को करोगे तो क्या होगा कि बहुत कम चांस है कि भाई वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन था, और फिर उससे आपकी साइकोलॉजी भी खराब हो सकती है। और जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप मुश्किल क्वेश्चन पहले करने लग गए, टाइम भी बर्बाद होगा और उसके बाद साइकोलॉजी भी बिगड़ सकती है। तो रिकमेंडेशन बहुत ही सिंपल सी है कि जो भी पेपर होगा ना, उसके अंदर आपको टोटल जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको डिवाइड कर लेना है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। लेकिन किसी क्वेश्चन पे लिखा नहीं होता कि वो इजी है कि मीडियम है कि डिफिकल्ट है। बिल्कुल। तो इसलिए सर हम क्या करेंगे सर, राउंड बनाएंगे, राउंड 1, 2 और 3, पूरा का पूरा पेपर सर पूरा डिटेल में। मैंने ऑलरेडी वैसे लास्ट ईयर भी एक वीडियो बना के मैंने डिस्कस किया था, तो कंक्लूजन मैं सर आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो सबसे पहले सर हम क्या करेंगे, राउंड 1 एक चलाएंगे। इस राउंड 1 के अंदर 45 मिनट्स ईच सब्जेक्ट, 45 मिनट्स ईच सब्जेक्ट हम देने वाले हैं। ईच सब्जेक्ट देयर विल बी 45 मिनट्स। बिल्कुल सही। तो सर आप कैलकुलेशन करिए, 45 मिनट मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल। तो 45 × 3 और 135 मिनट्स हो 45 मिनट्स हमारे बचे। इसमें बच्चा करेगा क्या सर, इसके अंदर बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बच्चों अगर आपने मॉड्यूल किए हो, तो मॉड्यूल के अंदर जैसे अलग अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आप जब स्टार्टिंग जाएंगे तो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा लेवल राइज होता है, फिर और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, फिर चैलेंजर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि आसान होते हैं और आपको लगता है कि आप इजीली उनको देखते ही कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले इनको करिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा और आपको इससे ऊपर के जो लेवल की क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। सर यहाँ पर लॉजिकल बच्चा कुछ ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, वो कहे कि सर हमें तो इजी दिख ही नहीं रहा, पहला क्वेश्चन हमने देखा, हमने कभी देखा नहीं था, मुश्किल, दूसरा भी मुश्किल, तो हमें तो सर इजी दिख ही नहीं रहा। तो उसको क्या लॉजिक दिया जाए, एंटी लॉजिक दिया जाए उसको? देखिए बहुत सी बार क्या होता है ना कि सर पेपर जो सेट करता है ना वो इस तरीके से कर देता है कि स्टार्टिंग की क्वेश्चन डिफिकल्ट रख देते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है, वो जस्ट आपके माइंड सेट को चेक करने के लिए भी बहुत सी बार ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन डिफिकल्ट कर देते हैं और पीछे के जो क्वेश्चन है ना वो आसान कर देते हैं। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपका एक क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा पीछे से पेपर को स्टार्ट कर दे, 2-5-10 क्वेश्चन छोड़ करके फिर क्वेश्चन को देखिए, तो हो सकता है आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि आपके लिए आसान होगा।
तो सर यहाँ पर एक मैं लॉजिक और भी देना चाहूँगा फ्रॉम दी क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर मैं अपनी रियल कहानी आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैंने 2005 में आईआईटी का एग्जाम क्रैक करा था। तो मैं जब आईआईटी रुड़की गया तो मैं सबसे पहले उन प्रोफेसर से मिलना चाहता था जिन्होंने पेपर बनाया। तो उनसे बात करी। तो उस टाइम पर सर AIEEE अलग हुआ करता, हाँ बिल्कुल, और जेई एडवांस अलग हुआ करता, उसको जेई मेंस बोलते थे। तो प्रोफेसर ने मुझे सारा समझाया। उसने बताया कि भाई चाहे जेई मेंस हो, जिसको आप जेई मेंस बोल रहे हो उस टाइम पे AIEEE, चाहे एडवांस का पेपर हो, प्रोफेसर जो होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस होती है कि लेवल क्या रखना है। क्योंकि आप इस तरह सोचिए कि लेट अस सपोज जेई मेंस का सर पेपर जो है वो हलवा पेपर आया, ऐसा पेपर आया कि पूछने लगे उसके अंदर व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, व्हाट इज 2 + 2 = 2 क्वेश्चन मार्क। तो सारे बच्चे फुल मार्क्स ले लेंगे तो वो रैंक नहीं दे पाएंगे। तो कभी भी पेपर पूरा आसान नहीं आ सकता। इसी तरीके से सर पूरा का पूरा पेपर कभी भी मुश्किल डिफिकल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि अगर पूरा का पूरा मुश्किल पेपर आ गया, थ्योरेटिकल सिचुएशन, सभी बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे कितने, 0। बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे फिर से रैंक देना मुश्किल है। तो पेपर के अंदर की उनकी टेक्नोलॉजी है, उनका सॉफ्टवेयर है, वो ऐसा पेपर आपके सामने देंगे जिसके अंदर मीडियम भी होगा, इजी भी होगा और डिफिकल्ट भी होगा। क्योंकि वो हर तरह के बच्चे के लिए क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। किसी एक बच्चे के लिए क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है, वो हर बच्चे के लिए बनता है। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए कोई क्वेश्चन इजी भी रखना पड़ता है, कोई क्वेश्चन मीडियम भी रखना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट भी रखना पड़ेगा। तो आपको अगर वो स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली वो है उसके अंदर, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए उसको तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वो बच्चा जो अभी देख रहा है ना, हाँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लॉजिकल बात हो रही है ना भाई, लॉजिक लगाओ, जय लॉजिक। ठीक है, ये सब कुछ हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं क्योंकि हमने भी कभी उसी पोजीशन पर रहे होंगे जिस पोजीशन पर आप हैं आज। तो ये उसी का ही क्रक्स है जो आपके सामने यहाँ पर हम रख रहे हैं। बस सर मेरा तो मानना है कि बच्चों को लॉजिक दे दिया जाए। मैंने लॉजिक दिया, बच्चों को समझ में पूरा आएगा। अगर मैं कह दूं स्टूडेंट मान ले, नहीं चलेगा, वी नीड लॉजिक, सो दैट्स व्हाई जय लॉजिक। तो मैंने सर इसको लॉजिक दिया कि सारा का सारा इजी नहीं आ सकता, सारा का सारा डिफिकल्ट नहीं आ सकता, इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो राउंड 1 में सर हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स हैं। उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम जो है इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, डिफिकल्ट को छेड़ेंगे नहीं। टाइम बर्बाद ही नहीं करना, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। देखा अरे यार ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा है, मैंने कभी नहीं करा, स्किप करिए। आपको लग रहा है कि यार इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, उसको स्किप करिए, सेकंड राउंड में देखेंगे उसको। तो आप देखिए सर सेकंड राउंड में क्या होगा। अब राउंड 2 की बात करते हैं। तो हमारे पास सर घड़ी रहेगी, तो उसके अंदर हमारे पास स्टॉप वॉच रहेगी क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। तो जैसे ही राउंड 2 होगा 45 मिनट्स ईच सब्जेक्ट, उसकी भी हमने स्टॉप वॉच लगा रखी थी, या फिर हमने ऑलरेडी टाइम उसमें सेट कर दिया था। तो हमें पता चल गया कि यार राउंड 1 मेरा खत्म। अब राउंड 2 के अंदर हम सर 10 मिनट्स देंगे ईच सब्जेक्ट, और इसके अंदर हम करने वाले हैं मीडियम लेवल के क्वेश्चन। कईयों का डाउट हो सकता है कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन तो हमने सारे के सारे पहले कर लिए। नहीं, क्योंकि इसमें सारे मीडियम लेवल के थोड़ा नहीं होंगे, हम तो इसमें एक्सट्रीम लेवल के जो क्वेश्चन है वो स्किप कर रहे हैं, और टाइम भी देखो आपको 45 मिनट्स दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली देयर विल बी सम मीडियम लेवल क्वेश्चन जो छूट गए होंगे, जो शायद आपसे उस पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए होंगे। तो वो वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हम करने हैं। तो ये राउंड 2 हो गया। तो बच्चों कमेंट्स नहीं करने, बस ना कोई कैलकुलेशन करनी, कितना टाइम हमारे पास बचा है, जल्दी आप वर्बली जो है मेंटली कैलकुलेशंस करिए। राउंड 2 के अंदर हमने 10 मिनट दे दिए हैं, इंटू 3 करेंगे, तो हमारे पास एंड में अब कितना टाइम बचा। वेरी गुड, बच्चों ने सर सही बताया, 15 मिनट। तो बच्चों अब राउंड जो 3 होने वाला है, इस राउंड 3 के अंदर ये हमारा एंडिंग राउंड है। इस राउंड 3 के अंदर अब हम अपना जो सर फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे हमारा तो फिजिक्स, बच्चों का भी फिजिक्स होगा, कमेंट करिएगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो उस फेवरेट सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होंगे आपको वो करने, यानी कि आप राउंड 3 के अंदर 15 मिनट हैं आपके पास, आप अपने फेवरेट जो चैप्टर हैं या फिर जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन करेंगे। यानी कि हम इसके अंदर मैक्सिमम जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, हम उनको कर रहे हैं। और इस तरह से आप अगर स्ट्रैटेजी बनाते हो तो बच्चों अगर हम इन राउंड की बात करें तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ना, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कॉम्पिटिटर जिसने ये वीडियो नहीं देखी और वो जो है पेपर दे रहा है, तो ये यहाँ पर हम उसके मार्क्स रख देते हैं, और ये रहा टाइम, और ये है आप, ठीक है ना, यहाँ पर आप है, आपके मार्क्स अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ टाइम। अब देखिए टाइम जो है कॉम्पिटिटर को और आपको इक्वल नहीं मिलेगा, है ना, तो इक्वली टाइम रहेगा। तो यहाँ पर टाइम थोड़ा सा कम करना पड़ेगा क्योंकि ये देखिए सर थोड़ा सा लेफ्ट साइड गया है, तो टाइम फिक्स है। अब क्या होगा कि अगर पहला क्वेश्चन मुश्किल है तो बच्चे का टाइम बीत रहा है, मार्क्स 0 है, लेकिन उसने क्या करा,
टाइम लगा दिया और सर बच्चे क्या होते हैं इमोशनल कहते हैं कि सर 3 मिनट लगा दिए हैं, अब तो कुछ ना कुछ लगा के ही जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि 3 मिनट लगा दिए भाई। और डिफिकल्ट क्वेश्चन में कई बार आप गलत भी कर सकते हो, तो बच्चे की शुरुआत जो है वो नेगेटिव से हो, और फिर उसके बाद उसने आसान क्वेश्चन करा, फिर लेकिन मुश्किल पकड़ लिया, तो फिर आसान सही होगा, फिर आसान सही होगा, तो इस प्रकार का उसका ग्राफ बन रहा। लेकिन आपकी जो है शुरुआत होगी, शुरुआत में आप इजी क्वेश्चन कर रहे हो, फिर उसके बाद मुश्किल क्वेश्चन आया, आपने स्किप कर दिया, ठीक है, स्किप करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मार्क्स आपके बढ़े नहीं। फिर इजी क्वेश्चन आया, फिर आपने मीडियम क्वेश्चन लेवल करा, गलत होगा चलिए, फिर आपने इजी क्वेश्चन करा, फिर आपने स्किप करा, फिर स्किप करा, फिर इजी करा, फिर स्किप करा और फिर इजी करा। तो ये जो है आपका ग्राफ बनने वाला है। तो प्रॉपर लॉजिक के साथ हमने यहाँ पर ग्राफ बना के आपको बच्चों बताया है कि किस प्रकार की स्ट्रेटजी आपने अपनानी है। तो नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट, उसके अंदर ये स्ट्रेटजी बच्चों आपको अपनानी है। और एक बार रिकैप कर देता हूँ यहीं पर। स्ट्रेटजी के अंदर हमने क्या बताया, एक बेसिक्स बनाइए, फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग रखिए। जब बेसिक्स फंडामेंटल होंगे स्ट्रॉन्ग तो बहुत सारे क्वेश्चन तो सर इजीली आराम से हो जाते हैं सर, जिसके अंदर डायमेंशन, जिसमें आपको ज्यादा पेन वगैरह चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। एनालिसिस वाले क्वेश्चन, हाँ, इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत लॉजिक लगा देते हैं कि भैया चलो एक वेज है, दूसरा ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक जो है वेज पे कितना ऊपर उठेगा, बिल्कुल, तो वेज का मास इन्फिनिटी कर दो तो वेज फिक्स हो गया। इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स, जैसे सर इंडिकेशन है, ए से बी डेफिनेट इंडिकेशन है, ऑप्शन दे रखे हैं, ए और बी को बराबर डाल दो। अब ये लॉजिकल अप्रोच है। ए को बहुत सी बार ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होगा, बट कुछ चांसेस ऐसा हो सकते हैं आपके सामने। तो बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने, ए को बी डालने पर आंसर जिसका 0 आएगा तो वही आंसर। आपका टाइम है वहां पर, आपका काम है वहां पर टाइम बचाना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां पर टाइम अपना कैसे बचाते हैं। और बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए, फिर उसके बाद हमने जो राउंड की आपको थ्योरी बताई है, तो वो राउंड 1, 2, 3 अप्लाई करिए, और प्रॉपर रीजंस के साथ आपको बताया गया है कि लाइव जो हमारे पास जो टेस्ट होते हैं उस टाइम पर डेफिनेटली देयर विल बी इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। यस सर, बिल्कुल। तो आप बताना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने 3 राउंड के क्वेश्चन 3 राउंड में इसको स्प्लिट कर दिया पूरे पेपर को, तो इसमें से जो ये फर्स्ट और सेकंड राउंड होता है ना, उसके लिए अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लेंगे तो इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। इसलिए फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। अपने बेसिक पर वर्क करिए, PYQs लगा लीजिए, तो उससे आपको काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। रही बात राउंड थर्ड की, तो राउंड थर्ड में जनरली वो क्वेश्चन होते हैं जो कि रैंक में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट और एक बहुत ही मतलब वो बच्चा जिसकी प्रिपरेशन थोड़ी कम है, उन दोनों में यही जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको इस राउंड के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, केवल इन दोनों राउंड्स के लिए ही नहीं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, फोड़ के आना जेईई मेंस को, और लाइक दिस ऑल द बेस्ट।